साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। साथियों, हम लोग लगातार कई सारे प्रश्नों को देख रहे हैं और कितने वीडियो हम लोग देख चुके हैं। जितने भी आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल रहे हैं साथियों, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। सारे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सारे प्रश्नों को आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या अन्य कोई भी टीजीटी पीजीटी अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए रेडी है, तो आपके लिए प्रश्न हमारे जितने भी वीडियो हैं वो सारे वीडियो आपके लिए उपयोगी हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बिना समय गंवाए हुए हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करिए और कमेंट में अपना विचार भी लिखा करिए। और मेरे सहयोग के लिए चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, ग्रुप वगैरह में शेयर करिए, ताकि आपके उस सहयोग से मेरा सपोर्ट होगा, मुझे मोटिवेशन प्राप्त होगा, काम करने में मुझे अच्छा लगता है, आपके लिए मेहनत करने में थोड़ा सा एनर्जी आता है। तो चलिए, क्वेश्चन है गिटार की जन्मभूमि कहाँ है। तो जो गिटार की जन्मभूमि है स्पेन माना जाता है। ये थोड़ा सा मिस टाइपिंग अगर कहीं दिखे तो मैं साथियों हमेशा बोलता हूँ कि टाइपिंग करते हुए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो क्वेश्चन का स्वरूप समझते हुए हम लोग आंसर देंगे। जैसे भारत लिखा हुआ है लेकिन भरत होगा, तो भरत ने आतोद कितना प्रकार के बताए हैं। तो एक्चुअली आतोद का जो मतलब होता है ये वाद होता है, ठीक है। और 4 प्रकार के वाद बताए थे और उन्हीं 4 प्रकार के वाद सम्मिलित रूप को हम लोग आतोद बोलते हैं। आंसर हो जाएगा 4। भरतकालीन घोषा बीड़ा का एक दूसरा नाम क्या है। तो इसका एक दूसरा नाम एक तंत्री बीड़ा, घोषा बीड़ा का। कोरोनेट किस प्रकार का वाद है। तो ये सुशिर हो जाएगा। हालांकि सुशिर भी गलत लिखा गया है, तो अगर कुछ भी आपको मिस टाइपिंग दिखे, गलत दिखे, तो आप बस भावना समझ के आंसर लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अलगोजा कैसा वाद है। तो अलगोजा भी है, ये सुशिरवाद है एक तरह का। ये शहनाई का ही स्वरूप होता है, राजस्थानी बाजा है, ठीक है। चलिए, सबसे प्राचीन चमड़े युक्त वाद्य कौन सा है। तो सबसे प्राचीन चमड़े युक्त वाद्य इसमें से कोई नहीं है, नॉन आंसर हो जाएगा, चूँकि सबसे प्राचीन आपका डमरू हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथों में मृदंग को क्या कहा गया है। तो बौद्ध ग्रंथों में मृदंग को मुइंग कहा गया है। चित्राबीड़ा का नया रूप है। चित्राबीड़ा का जो नया रूप है ना, वो सरोद हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अभी का जो सरोद है वो चित्राबीड़ा का थोड़ा स्वरूप लगता है। ड्योढ़ी लय को क्या कहते हैं। तो ड्योढ़ी लय जो है 3/2 को आप करेंगे तो ये 1.5 आएगा, ठीक है। ये आड़ आंसर हो जाएगा इसका। ठेका कितनी आवृत्ति का होता है। तो ठेका जो होता है कोई भी एक आवृत्ति का होता है, ठीक है। मार्ग ताल कितने हैं। तो पंचमार्गी ताल होता है, ठीक है। सारंग देव के देसी ताल कितने। तो 120 देसी ताल है। बलराम पाठक किस वाद्य को बजाते हैं। तो बलराम पाठक आपके सितार बजाते हैं, ठीक है। हालिम जाफर खां किस वाद्य से संबंधित है। हालिम जाफर खां ये सितार वादक थे, ठीक है, सितार वादक थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कंठे महाराज का संबंध है, यानी कि किस वाद्य से संबंधित है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग का किस वाद्य से। तो तबला वादक थे बनारस घराने के। अगला क्वेश्चन है उस्मान खां किस घराने से है। तो उस्मान खां जो है वो दिल्ली घराने के कलाकार थे, ठीक है। हद्दू खां किस घराना से ताल्लुक मतलब रखते हैं। तो ये ग्वालियर का आंसर हो जाएगा इसका। भुर्जी खां का संबंध जयपुर से है। गत के कितने प्रकार है। 2 तरह के गत होते हैं, ठीक है, मस्जिद खानी, राजा खानी। बानी कितने हैं। बानी 4 प्रकार के हैं, ठीक है। खंडार, डागुर, नौहार और खंडार और एक गोबरहार, ठीक है। 4 तरह का बानी हो गए जो ध्रुपद के बानी है। अन्नपूर्णा देवी के पति का क्या नाम है। तो अन्नपूर्णा देवी के जो पति हैं यहाँ पे साथियों ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर नन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उनके जो पति थे पंडित रविशंकर थे, ठीक है। रविशंकर थे, अलाउद्दीन खां की ये पुत्री थी। वैदिक काल में संगीत के स्वर का क्या नाम था। तो वैदिक काल में जो संगीत के स्वर थे उनको यम कहा गया था। ठुमरी के साथ बजने वाला वाद्य है। ठुमरी अक्सर तबला पे बजता है, ठीक है, तबला इसका आंसर हो जाएगा। दीपचंदी वगैरह पे 14 मात्रा के ताल पे ठुमरी अक्सर बजता है। भारत में गजल प्रसार किसने किया। देखिए, गजल का जो आविष्कार माना जाता है अमीर खुसरो ने माना जाता है कि उन्होंने किया था, लेकिन ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने इसका बहुत प्रचार प्रसार किया था। ख्याल किस गीति के लक्षण से मिलता है। तो ये साधारण गीति से इसका आंसर हो जाएगा। गौड़ी गीति से आज संबंध है। तो गौड़ी गीति के अंतर्गत ठुमरी इसका आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर का घराना है क्या। मैहर इसका आंसर मानिएगा बीपीएससी के अकॉर्डिंग, ठीक है। किनार का बाज है। किनार का बाज क्या है साथियों। तो किनार का बाज दिल्ली बाज को बोलते हैं, ठीक है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप देख रहे होंगे कि आप मेरे जितने भी वीडियो देख रहे होंगे आपको यह चीज़ महसूस हो गया होगा कि मैं
वीडियो में समय आपका ख़राब करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। मैं कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन टारगेट करके हमेशा से प्रयासरत हूँ। मेरे से जितना हो सकता है मैं अपना बेस्ट देने के लिए, आपके हेल्प के लिए खड़ा हूँ। हो सकता है साथियों मेरे से भी कोई भूल हो जाती होगी तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ। आपकी तरह मैं भी आपका साथी हूँ, आपकी तरह आपके साथ ही मैं सीख रहा हूँ। जैसे आप सीख रहे हैं मेरे साथ, वैसे मैं आपके साथ सीख रहा हूँ। सभी को मिल करके आगे बढ़ना है, ठीक है। और सीखना हमेशा चाहिए, इंसान को सीखने की प्रवृत्ति हमेशा होनी चाहिए अंदर में, ठीक है। साथियों बैकग्राउंड साउंड थोड़ा सा आ जाए तो उसको एडजस्ट करिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं कहीं से भी जहाँ से भी समय मिल जाता है, जिस भी परिस्थिति में मैं वीडियो देने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको रेगुलर अभ्यास कराया जा सके। तो चलिए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देख लिए, 28 भी देख लिए। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, धीर शंकर भरणम की, यानी कि धीर शंकराभरणम जिसका नाम है, किस थाट को कहते हैं? तो ये बिलावल का स्वरूप है जो दक्षिण संगीत में इसका नाम है। गिरिजा देवी किससे संबंधित है? तो गिरिजा देवी ठुमरी से संबंधित है। साथियों आपको हर तरह का क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, इजी, मॉडरेट और थोड़ा सा हार्ड। क्योंकि वैसे आप ध्यान में रखिएगा, आपको बीपीएससी में जो क्वेश्चन आएगा वो आपको इजी टू मॉडरेट ही आएगा, ठीक है। तो बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप विश्वास के साथ हमारे सारे अभ्यास को देखिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे वीडियो दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी विश्वास के साथ आप देखा करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वेद की व्याख्या किस नाम से हुई? ठीक है, तो प्रत्येक वेद की व्याख्या जो हुई है वो ब्राह्मण नाम से हुई है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। संगीत को शिल्प की संज्ञा किस ग्रंथ में दी गई? तो संगीत को शिल्प की जो संज्ञा दी गई है कौशितिक ब्राह्मण, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ग्रुप वगैरह में कुछ ज़्यादा दोस्तों तक, ज़्यादा साथियों को मेरे साथ जोड़िए, ताकि मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे और आप भी आगे बढ़े और आपके इस सहयोग से मैं भी आगे बढ़ सकूं। तो चलिए, चूँकि सब कुछ आपके सहयोग के ऊपर ही डिपेंड है, आपका सहयोग ही मुझे ऊपर उठाएगा। तो चलिए मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, मेरे से कोई भूल हो तो आप उसको क्षमा करते हुए मुझे बताइएगा कमेंट में। मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ और आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, उत्सुक हूँ और उसी के साथ मेहनत कर रहा हूँ। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल का सबसे मुख्य स्वर कौन सा था? वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद कौन सा था? तो ये वीणा था, सबसे मुख्य वाद यही था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग का आंसर हो जाएगा, हम लोग का जो ऑप्शन हो जाएगा वीणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गजल की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई? तो गजल की जो उत्पत्ति मानी गई है वो फारस के लोक संगीत से मानी गई है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, ठुमरी की जयपुरी शैली में क्या प्रधान है? ठुमरी, जैसे आपको ठुमरी को जावली बोलते हैं ना आपके दक्षिण में, तो उस तरह से ठुमरी की जो जयपुरी शैली में क्या प्रधान है, मतलब कि ठुमरी अंग से क्या प्रधानता दिखाई जाती है? तो इसमें वहाँ पे कथक अंग में इसकी प्रधानता दिखती है, ठीक है, जयपुरी शैली में। तो ये चीज़ हॉट क्वेश्चन है सारे, आपको जितने भी वीडियो दिए जा रहे हैं सारे मस्त मस्त क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय संगीत में ध्रुपद के साथ किस वाद्य का प्रयोग अधिकतर होता है? तो उत्तर भारतीय संगीत में ध्रुपद के साथ किस वाद्य का प्रयोग होता है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं ध्रुपद पखावज का वाद्य है, पखावज का विद्या है, ठीक है। क्यवाड़ प्रबंध का आधुनिक नाम है, क्यवाड़ प्रबंध जो है त्रिवट इसका आधुनिक नाम है, ठीक है। मध्यम ग्राम से कितनी जाति उत्पन्न होती है? तो मध्यम ग्राम से कितनी जाति उत्पन्न होती है साथियों? तो देखिए षडज ग्राम से आपके टोटल 18 जाति होते हैं, ठीक है, लेकिन षडज ग्राम में आपको 7 माना गया है और मध्यम ग्राम में आपको 11 माना गया, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। द्वादश स्वर का जनक किसे कहा गया? तो द्वादश स्वर का जनक जो है ये मतंग को माना गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, प्रत्येक ग्राम से कितने मूर्छना उत्पन्न होती है? प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छना उत्पन्न होती है, तब तीनों ग्राम से कुल मिलाकर के 21 मूर्छना का प्राप्ति होता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, पाश्चात्य संगीत में ग्राम को क्या कहते हैं? तो पाश्चात्य संगीत में जो ग्राम होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्टेव बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं? ऑक्टेव बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? जो 7 स्वर का समूह होता है उसे क्या कहते हैं? नाम से स्पष्ट है, सप्तक, ठीक है। और इसी ये पाश्चात्य संगीत में जो ग्राम है वहाँ पे ऑक्टेव बोलते हैं, वहाँ पे 8 स्वर लिए जाते हैं, अपने यहाँ सप्तक बोले जाते हैं, कुछ इसी तरह से मिलता जुलता इसका स्वरूप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आचार्य बृहस्पति ने कितने श्रुति अंतराल माने? तो आचार्य बृहस्पति ने श्रुति अंतराल साथियों 3 माने हैं, और इन्होंने क्या क्या श्रुति माना है? क, ख और ग, ठीक है, इन्होंने ये श्रुति माना है 3, ठीक है, 3 श्रुति अंतराल। किस रस को रसराज के नाम से जाना जाता है? तो साथियों श्रृंगार रस को रसराज के नाम से जाना जाता है। स्वरों का वह समूह जिससे द्रुत गति में, हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, स्वरों का वह समूह जिससे द्रुत गति में राग विस्तार करके
गाते समझते हैं वह क्या कहलाता है। देखिए स्वरों का वैसा समूह जिसे द्रुत गति में राग विस्तार करके गाते हैं, स्पष्ट है द्रुत गति, ठीक है। यहाँ पे स्वरों का वह समूह जो राग के अंदर यानी कि राग के नियम के अनुसार उसको विस्तार करके द्रुत गति में गाते हैं, तो क्या होता है, वह तान का स्वरूप होता है, चूँकि तान द्रुत गति में गाते हैं। अगला क्वेश्चन है जाति गायन का प्रचार किस काल में था। तो जाति गायन का जो प्रचार था वह आपका प्राचीन काल इसका आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में प्लावित गमक से क्या अभिप्राय है। तो जो प्लावित गमक है वह मीड का रूप था, ठीक है, मीड आंसर हो जाएगा। नौहार बाड़ी के प्रवर्तक कौन है। तो नौहार बाड़ी के प्रवर्तक जो है श्रीचंद जी हैं। ब्रज की होली का वर्णन किस गायन में रहता है। तो ब्रज की जो होली का वर्णन रहता है ये धमार में इसका आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है सामवेद का उपवेद किसे कहा जाता है। तो सामवेद का उपवेद जो है वो गंधर्व वेद को कहा जाता है साथियों। तो अगला क्वेश्चन है साम गायन के समय तक कितने स्वरों का विकास हो चुका था। देखिए मैं आपको बता दूं, वैसे साम गान में 3 स्वर शुरुआत में माने गए थे, उदात, अनुदात और स्वरित, ठीक है। और इसका जो इस तरह से अभी आधुनिक स्वर का जो रूप लेंगे तो गरे सा इस तरह से था, लेकिन धीरे धीरे साम गायन के समय तक ही आपका टोटल 7 स्वर का विकास हो चुका था। तो हम लोग का 7 आंसर हो जाएगा। शिव मत को अन्य किस नाम से कहते हैं। तो शिव मत को अन्य सोमेश्वर मत से नाम से जानते हैं। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है टप्पा का उद्भव किस गीति से माना जाता है। साथियों टप्पा का जो उद्भव है बेसरा गीति से माना जाता है। मेल पद्धति का आरंभ किसने किया। तो मेल पद्धति का जो आरंभ है विद्यारण्य ने किया। हालांकि वेंकटमुखी ने 72 मतलब आपका मेल माना था, लेकिन इस पद्धति का जो आरंभ किया था वो विद्यारण्य ने ही किया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है लोचन ने कितने ठाट, ये ठाट लिखा हुआ है लेकिन ठाट पढ़िएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कोई भी मिसटाइपिंग मिले, गलत हो जाती है लिखते समय, तो उसको आप लोग दिल पे ना लेंगे, आप क्वेश्चन का जो स्वरूप है, भावना है, उसको समझते हुए आंसर करेंगे। तो लोचन ने कितने ठाट अथवा मेल माना है, ठाट अथवा मेल। तो लोचन ने 12 ठाट माना है, ठीक है। अब्दुल करीम खान किस घराने के कलाकार हैं। तो अब्दुल करीम खान किराना घराने के कलाकार है, ठीक है। बड़े गुलाम अली संगीत के किस विधा से संबंधित है। पटियाला घराने के कलाकार हैं, ठीक है। 2 अप्रैल 1902 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये गायन से संबंधित है बड़े गुलाम अली खान। 57 नंबर का आंसर हो जाएगा गायन। चलिए 58 नंबर का जो आंसर है अभिनव गुप्त के अनुसार भारत के बीड़ा का क्या नाम था। तो अभिनव गुप्त जो आपके नाट्यशास्त्र के टीकाकार हैं, तो अभिनव गुप्त के अनुसार भारत के बीड़ा का क्या नाम था। मत कोकिला बीड़ा था, ठीक है। भारत का सर्वप्रथम मान्य चर्मवाद कौन सा है, ठीक है। फिर से ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन को एग्जामिनर अलग अलग ढंग से पूछ सकते हैं, मैं वही प्रयास करता हूँ। भारत का सर्वप्रथम मान्य चर्मवाद कौन सा है। तो डमरू इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है वो गिटार के लिए जाने जाते हैं। सोमनाथ ने कितने तालों का वर्णन किया है। तो साथियों सोमनाथ ने 108 तालों का वर्णन किया है। ध्यान रखिएगा संगीत रत्नाकर में देसी ताल 120 माने हैं, 5 मार्गी ताल मिला करके टोटल 125 संगीत रत्नाकर में तालों का वर्णन है। लेकिन सोमनाथ ने अपने राग विबोध में क्या माना है, 108 तालों का वर्णन किया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है तबले पर जब थाप दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं। वह जो स्वरूप होता है थाप देने की तबले पे, उसे जर्ब बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है ताल में कितने अंग होते हैं। तो ताल में 6 अंग होते हैं। क्या अड़ द्रुत द्रुत लघु गुरु प्लुत काकपद, ये जो स्वरूप हैं ये ताल के अंग हैं जिसको षडांग बोलते हैं। तो 6 अंग होते हैं, इसका आंसर 6 हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है तिलवाड़ा ताल की कितनी मात्रा है। तो तिलवाड़ा ताल ये इसको अक्सर विलंबित लय में गाने के लिए प्रयोग किया जाता है बड़े ख्यालों के लिए। तो तिलवाड़ा का आंसर जो हो जाएगा 16 मात्रा हो जाएगा। छाया नट राग को किस ठाट के अंतर्गत मानते हैं। तो छाया नट कल्याण से आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे 4 ताल में कितनी खाली होती है। साथियों 4 ताल में 4 ताली और 2 खाली होती है। 6 विभाग का ये 12 मात्रा का ताल है, 6 विभाग, ठीक है। तो इसमें 2 खाली हो जाएगा आंसर। राग पुरिया धनासरी का थाट क्या है। तो पुरिया धनासरी जो है वो पूर्वी थाट का राग है, ठीक है। राग आसावरी का गायन समय क्या है साथियों। तो राग आसावरी का जो गायन समय दिन का दूसरा पहर यानी कि दोपहर में इसको गाते हैं। नर्तन निर्णय ग्रंथ के लेखक कौन है। तो नर्तन निर्णय के जो लेखक है ये पुंडरीक विठल है, ठीक है। अगर रामा मात्य ऑप्शन में दिया रहता तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों नर्तन निर्णय का जो स्वरमेल काला निधि रामा मात्य ने लिखा है
और देखिए नर्तर निर्णय, ये भी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके जो लेखक है पुंडरीक विट्ठल है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पुंडरीक विट्ठल आंसर हो जाएंगे। तोड़ी को दक्षिणी में यानी कि दक्षिण संगीत में किस नाम से जानते हैं? तो देखिए तोड़ी जो होता है ना, उसको दक्षिण संगीत में सुपंतु बराली के नाम से जानते हैं। खरर प्रिया काफी को कहते हैं, गमन प्रिया आपको किसको बोलते हैं? मारवा को, और कामवर्धनी आपका पूर्वी है, लेकिन तोड़ी का जो स्वरूप है सुपंतु बराली को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, द सॉन्ग्स ऑफ इंडियन सॉन्ग। यह एक अंग्रेजी ग्रंथ है। यह किस ग्रंथ का मतलब कि अंग्रेजी अनुवाद है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा गीत गोविंद, जो जयदेव ने लिखा था उसी का अनुवाद इन्होंने किया है। ये जो द सॉन्ग ऑफ इंडियन सॉन्ग्स जो पुस्तक है अंग्रेजी में, ठीक है। और गीत गोविंद में आपको राधा कृष्ण के लीलाओं का वर्णन है, उन्हीं के प्रेम प्रसंग और विरह को गीत का स्वरूप दिया गया है जयदेव के गीत गोविंद में। चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, मोहिनी अट्टम नृत्य में किस रस के प्रधानता होती है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य में साथियों श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोहिनी अट्टम में श्रृंगार रस। ग्रैंड स्टाफ में 11 लकीरों के अतिरिक्त जो रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? 73 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, देखिए मतलब कि 11 रेखा होता है, ठीक है। 11 जो रेखा रहता है पश्चात संगीत का ये जो स्वरूप है, इसके अतिरिक्त ज़रूरत पड़ने पर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको लेजर लाइन बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पश्चात संगीत में कौन सा स्वर अचल है? देखिए जैसा कि हम सभी के संगीत में, आपके भारतीय संगीत में सा और प को अचल स्वर माना जाता है ना, यानी कि 2 स्वर को अचल माना जाता है, लेकिन पश्चात संगीत में कोई भी स्वर अचल नहीं माना जाता, यानी कि आंसर हो जाएगा कोई नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पश्चात संगीत में कोई स्वर अचल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राग की चर्चा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो राग की चर्चा जो है बृहदेशी, इसका आंसर हो जाएगा। कलीनाथ ने किस ग्रंथ पर टीका लिखा? तो कलीनाथ ने और सिंह भूपाल ने, इन्होंने संगीत रत्नाकर पे लिखा है। संगीत रत्नाकर पे वैसे 7 लोगों ने टीका किया है, 7 टीका है इसका, जिसमें से कलीनाथ ने भी आपका संगीत रत्नाकर पे टीका किया है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध के कितने जाति होते हैं? तो प्रबंध के जो जाति होते हैं आपके 5 जाति होते हैं। कौन कौन से? मेदिनी, आनंदिनी, दीपनी, ठीक है, और एक आपका तरावली है, फिर इसका भाणनी है एक, ठीक है। इस तरह से 5 स्वरूप होता है। तो अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हुए क्रम में स्वर का गायन क्या कहलाता है? तो जब बढ़ते हुए क्रम में गाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे साथियों? आरोह बोलेंगे। साथियों मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा ना तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलता है, काम करने में बहुत उत्सुकता होती है, और कमेंट पे अपना विचार लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथियों अगर आपका सपोर्ट मिला तो आपके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। आपको सारे गेस क्वेश्चन और जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है सारे उसी तरह का प्रश्न आपको मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे जितना आता है, मेरे से जितना हो सकता है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है आप भी मेरा सहयोग करेंगे, चैनल को आगे बढ़ाएंगे। चलिए 79 का हम लोग आंसर देख लेते हैं। जावली का अन्य नाम क्या है? तो जावली का जो अन्य नाम है वह ठुमरी हो जाता है, ठीक है। जिस राग में 80 नंबर क्वेश्चन है और हम लोग का यही लास्ट क्वेश्चन है, जिस राग में सभी स्वर लगे उन्हें किस जाति में मानते हैं? देखिए जिस राग में सभी स्वर कितने होते हैं? 7 स्वर होते हैं, ठीक है, मुख्य 7 स्वर होते हैं। इसका विकृत जो स्वरूप होता है इसको हम लोग नहीं गिनते हैं, यानी कि जो राग का जाति होता है, जाति के अंतर्गत आपका 5 स्वर से तो कम लगेगा नहीं राग में, तो 5, 6 और 7 3 स्वरूप ही मानते हैं। तो जब सभी स्वर लगते हैं तो 7 स्वर लगता है तो उसे क्या बोलते हैं? संपूर्ण बोलते हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखें और मिलते हैं चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।